बनाना है। जमींदार जी को हमारी बेटी बहुत पसंद है। इससे अच्छा रिश्ता हमें कहीं नहीं मिलेगा। और पढ़ाई लिखाई बेटों के लिए अच्छी होती है। बेटियों को पढ़ा लिखा कर क्या फायदा। बस यही सोच तो मेरी बेटी बदलेगी। देखना, जब वो लाल बत्ती की गाड़ी में कलेक्टर बनकर आएगी ना, तो सब अपनी बेटियों को पढ़ने स्कूल भेजेंगे। हाँ, और रिश्तों की तो लाइन लग जाएगी। तू और तेरे सपने। अच्छा चल ठीक है, मैं जमींदार साहब को मना कर देता हूँ। पर तू एक बार और सोच ले। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। और जमींदार साहब को ना सुनने की आदत नहीं है। आदत नहीं है ना, तो आदत डालनी पड़ेगी। मेरी बेटी तो पहले। हाँ हाँ पता है। पहले वो कलेक्टर बनेगी, फिर अच्छा रिश्ता खुद उसे ढूंढते हुए आएगा। ये सुनकर देवकी हंसने लगती है और उसका पति अपने खेत की ओर निकल पड़ता है। दीनानाथ खेत जाते वक्त काफी परेशान होता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर होता है। चलते चलते वो सोच रहा होता है। ये तो बहुत परेशानी हो गई। जमींदार एक खतरनाक आदमी है। उसे मना करूं तो कैसे। कहीं उसे गुस्सा आ गया तो मैं क्या करूंगा। वो मेरी जमीन तो नहीं छीन सकता, क्योंकि मेरा और उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। हाँ, 4 साल पहले जब सूखा पड़ा था तो कुछ कर्जा लिया था, पर वो अगले साल ही उतार दिया था। तो डरने की कोई बात नहीं है। सीधा जाकर मना कर दूंगा। उसके बाद अगर उन्हें उससे में पीटना हुआ तो तब की तब देखी जाएगी। ये सोचता हुआ दीनानाथ अपने खेत पर पहुंच गया। उसने काम करना शुरू किया ही था कि जमींदार वहां आ गया। उसके साथ हमेशा कुछ पहलवान रहा करते थे। दीनानाथ के पास जाकर जमींदार बोला। हाँ दीनानाथ, तो मैं पंडित जी को बुलाकर शादी का मुहूर्त तय करवा लूं। अचानक जमींदार की आवाज सुनकर दीनानाथ डर गया। वो पीछे मुड़ा और कांपती आवाज में बोला। माफ करना मालिक, पर यह शादी नहीं हो पाएगी। जमींदार ने दीनानाथ को गुस्से में देखा और कहा। पता है ना तुझे किसको मना कर रहा है। मालिक, मैं तो अपनी बेटी की शादी आपसे करके उसके भाग खोलना चाहता हूं, पर मेरी बीवी नहीं मानती। ये सुनकर जमींदार और उसके पहलवान जोर जोर से हंसने लगते हैं। अबे घर में मर्द की चलती है, औरत की नहीं। दीनानाथ हाथ जोड़ते हुए बोला। माफ करना मालिक, मगर बेटी की शादी का माँ से तो पूछना ही पड़ेगा ना। तो तेरा आखिरी फैसला यही है, तू हमारे हुक्म को नहीं मानेगा। जी मालिक, ये शादी नहीं हो पाएगी। ठीक है, पर याद रखना, इसका भुगतान करना पड़ेगा। ये कहकर जमींदार वहां से चला जाता है और दीनानाथ अपने काम पर लग जाता है। अगले दिन दीनानाथ अपने खेत में काम कर रहा है। तभी जमींदार के पहलवान वहां आ जाते हैं और दीनानाथ को बोलते हैं। दीनानाथ, इस खेत में क्या कर रहे हो। कैसी बात पूछ रहे हैं मालिक, अपने खेत में काम कर रहा हूं। अरे, ये खेत तेरा है ही नहीं, तेरा था, क्योंकि तेरा खेत मालिक ने जब्त कर लिया है। क्या, मालिक इस पर कब्जा नहीं कर सकते, ये मेरा है। तभी जमींदार वहां आ जाता है और बोलता है। भूल गया, 4 साल पहले जब सूखा पड़ा था तो तूने मेरे से पैसे उधार दिए थे। ये देख, ये कागज, और इस पर तेरी उंगलियों के निशान इस बात का सबूत है। पर मालिक, वो तो मैंने आपको वापस दे दिए थे। कब दिए, मुझे तो याद नहीं। कोई सबूत है वापस देने का तो दिखा। मालिक ऐसा मत कीजिए, ये गलत है। सिर्फ यही जमीन तो मेरे पास है। अगर आप इसे छीन लेंगे तो मैं और मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। नहीं नहीं, तेरी बीवी है ना, तेरे घर की मर्द, वो खिलाएगी। मालिक ऐसा मत कीजिए, मैं हाथ जोड़ता हूं। ए, किस लिए रखा है तुझे, भगा इसे। पहलवान दीनानाथ को धक्का मारकर वहां से भगा देते हैं। दीनानाथ रोते हुए अपने घर चला जाता है। घर पर देवकी और सीमा बैठे होते हैं और देवकी सीमा को पढ़ा रही होती है। बेटी, ठीक से पढ़ाई करो, तुम्हें ही आगे चलकर हमारा नाम रोशन करना है। बिल्कुल मम्मी, मैं अच्छे से पढ़ूंगी और कलेक्टर बनूंगी।
तभी दीनानाथ वहां आ जाता है। देवकी दीनानाथ को देखकर चौंक जाती है और बोलती है, जी, आप यहाँ कैसे? तबीयत तो ठीक है ना? ठीक थी, पर तेरी जिद ने खराब कर दी। क्या बोल रहे हैं? कहा था ना, जमींदार को मना करना खतरनाक होगा। क्या किया उसने? अरे पीटा होता तो ठीक होता, पर उसने तो पेट पर लात मारी है, हमारी जमीन हमसे छीन कर। जमीन छीन ली? पर ये तो गलत है। गलत बोला था तुझे, पर नहीं। अब चिपका कर रख इस लड़की को अपने सीने से और हो जा बर्बाद। ये कहकर दीनानाथ वहां से चला गया और देवकी रोने लगी। तभी देवकी के कंधे पर किसी का हाथ आता है। देवकी देखती है तो ये उसकी बेटी सीमा होती है। वो कहती है, मम्मी, आप रो मत। देखना, मैं जल्द ही कलेक्टर बन जाऊंगी और आपकी जमीन उस जमींदार से वापस ले लूंगी। ये सुनकर देवकी सीमा को गले से लगा लेती है। लेकिन इस दिन के बाद से देवकी का जीवन अंधकार से भर जाता है। दीनानाथ शराब पीने लगता है और घर का खर्चा चलाने के लिए देवकी को दिन रात काम करना पड़ता है। ऐसे ही सालों बीत जाते हैं और देखते ही देखते सीमा 19 साल की हो जाती है और कलेक्टर की पढ़ाई करने के लिए उसे कॉलेज जाना होता है। लेकिन आगे की पढ़ाई करवाने के लिए अब देवकी के पास बिल्कुल पैसे नहीं होते। तो देवकी अपना घर गिरवी रखकर उसके आगे की पढ़ाई के लिए पैसे लेती है और सीमा आगे की पढ़ाई के लिए शहर चली जाती है। कुछ सालों बाद जब एक दिन देवकी खेत में काम कर रही होती है तो जमींदार वहां आता है। उसके हाथ में कुछ कागज होते हैं और वो देवकी से कहता है, मुझे माफ कर दो। जी? तुम्हारी बेटी हमारे गांव की कलेक्टर बन गई है और उसने पुलिस के साथ मिलकर मेरी आंखें खोल दी। ये लो अपनी जमीन और मुझे माफ कर दो। ये कहकर जमींदार वहां से चला जाता है और सीमा लाल बत्ती वाली गाड़ी में वहां आती है। सीमा को देखकर उसकी मां रोने लगती है। देवकी सीमा को गले से लगा लेती है। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी उन्हें एक आवाज आती है, बेटी, पिताजी। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारा साथ ना दिया। कोई बात नहीं पिताजी। देखा जी, कहा था ना, मेरी बेटी कलेक्टर बनेगी। हाँ, अब तो इसकी शादी कर दे। जी। तभी दूसरी तरफ से गांव के सरपंच आते हैं और वो अपने बेटे रोहन के लिए सीमा का हाथ मांग लेते हैं और देवकी उन्हें हाँ कर देती है। सालों मेहनत करके देवकी ने जो पैसे बचाए होते हैं वो उससे सीमा की शादी